तो दोस्तों आइए फिर शुरू करते हैं कि दोस्तों आपको बता दें कि यह थोड़ा सा मोबाइल समस्या त्रुटि है, टेक्निकल प्रॉब्लम है कि ज़्यादा लंबा वीडियो एक बार नहीं बन पाता दोस्तों। तो इसे हम दो भागों में बनाते हैं। तो दोस्तों पहले भाग में आप पढ़ चुके थे दूसरा सिद्धांत उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। इस वीडियो में आप शुरू करेंगे उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत, जिसे लाए थे लेमार्कवाद ने। इन्होंने कहा था कि माता पिता द्वारा जन्म के पश्चात जो गुण अर्जित किए जाते हैं उनका भी संचरण होता है। किसने कहा था? लेमार्कवाद ने कहा था। इन्होंने जिराफ पर अध्ययन किया था। क्या दोस्तों? इन्होंने जिराफ पर अध्ययन किया था। तो दोस्तों इन्होंने पहले बताया था कि जिराफ के जो गर्दन होते हैं, दोस्तों सही बन नहीं पाया, आप समझ लीजिए कि इन्होंने लेमार्कवाद ने बताया था कि सबसे पहले जब जिराफ यहाँ पे धरती पे आए थे तो उनकी जो गर्दन है, ये जो गर्दन है इतनी लंबी नहीं थी। यह कैसी थी? छोटी सी थी। और पहले जो जमीन पर घास इत्यादि पाए जाते उनका ही भोजन करती थी, लेकिन धीरे धीरे अपने आवश्यकता को बढ़ाती गई और पेड़ पौधों की टहनियों को खाना शुरू किया और इनकी इस प्रकार इनके गर्दन जो होते लंबे होते गए और यह परिवर्तन इनके बच्चों में पाया गया। उनका गर्दन भी और लंबा पाया गया। तो उन्होंने जिराफ पर अध्ययन किया और अपना सिद्धांत दिया कि माता पिता द्वारा अर्जित गुण उनके बच्चों में भी स्थानांतरित होता है या जाता है। दोस्तों यह किसका था? लेमार्कवाद ने लाया था। और चौथा जो सिद्धांत है वह लाए थे गार्टन साहब, लाए थे गार्टन महोदय। उनका सिद्धांत है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। कौन सिद्धांत है दोस्तों? जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। चौथा है दोस्तों इसे कौन लाया था दोस्तों? इसे लाए थे गार्टन महोदय। गार्टन महोदय लेकर आए थे दोस्तों। यह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। यह प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इनका जो सिद्धांत है दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। दोस्तों अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और फिर भी लगभग यह हमारे अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यह और दूसरे विषय में भी पूछा जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं इनका क्या सिद्धांत है। इनका सिद्धांत यह है कि दोस्तों हमारे अंदर या संतानों के अंदर 50% जो गुण या लक्षण आते हैं वह उसके माता पिता द्वारा आता है तथा एक चौथाई भाग उसके दादा दादी नाना नानी से आता है। शेष भाग उसके परदादा परदादी परनाना परनानी से आते हैं। क्या दोस्तों? इन्होंने कहा था कि जैसे यह कोई माता पिता हो गए, ठीक है, यह माता हो गई, यह पिता हो गए, ठीक है दोस्तों, और इनके द्वारा जो उत्पन्न यह संतान है, ठीक है, इनके जो उत्पन्न यह संतान है इसमें जो आनुवंशिक गुण लक्षण आते हैं तो 50% तो इससे आते हैं, ठीक दोस्तों, 50% इससे आते हैं और एक चौथाई भाग दादा दादी नाना नानी, एक चौथाई भाग इससे आते हैं, ठीक दोस्तों, और एक शेष भाग जो है वह किससे आता है? परदादा परदादी परनाना परनानी, और ये जो शेष भाग है इससे आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे
जो ये माता पिता है इनके द्वारा जो उत्पन्न संतानें होगी 50% जो गुण आता है दोस्तों ये इनके माता पिता से आता है, तथा 1/4 भाग इनके दादा दादी नाना नानी से आता है। शेष भाग जो बचता है वह इनके परदादा परदादी और परनाना परनानी से आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यह था जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। दोस्तों बिजली चली गई थी दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा समस्या हुआ। आइए देखते हैं जो 5वां सिद्धांत दोस्तों, जिसको लिखना हो लिख लिया, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए दोस्तों। जो 5वां सिद्धांत है दोस्तों वह बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने लाया था, जिसे आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकता का पिता या फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, वह है ग्रेगर जॉन मेंडल। उनका जो 5वां सिद्धांत है वह है कौन सा? 5वां सिद्धांत लेकर आ रहे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जी लेकर आए थे दोस्तों। क्यों दोस्तों? आइए थोड़ा सा इनके विषय में जान लेते हैं। यह दोस्तों इन्होंने सबसे पहले मटर पर और सफेद चूहों को लिया था और उस पर अपना प्रयोग किया था। तत्पश्चात कब किया था उन्होंने दोस्तों? 1866 ईस्वी में किया था। और उस समय 1866 से लेकर इन्होंने प्रकाशित किया उस मटर पर। मटर और सफेद चूहों पर प्रयोग किया और उसे प्रकाशित किया कब दोस्तों? 1866 ईस्वी में आनुवंशिकता के सिद्धांत को। लेकिन 19वीं शताब्दी तक इनके सिद्धांत पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा कोई नहीं जानता था। लेकिन 19वीं शताब्दी का दोस्तों 19वीं शताब्दी में नीदरलैंड ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के, इस तीनों देश के एक एक वैज्ञानिक थे जो 19वीं शताब्दी में फिर से इनके सिद्धांत पर अपना प्रयोग शुरू किया। और उसी परिणाम पर वो लोग भी पहुंचते हैं जहां पर ये 1866 में पहुंच चुके थे या 34 वर्ष पूर्व पहुंच चुके थे। तो 19वीं शताब्दी में उन वैज्ञानिकों ने इनके सिद्धांत को वैध ठहराया और आनुवंशिकता के सिद्धांत को के नाम से उन्हें परिभाषित किया जाने लगा दोस्तों। और इनके जो सिद्धांत है, इनके अंतर्गत मुख्य रूप से 2 सिद्धांत हैं। इन्होंने 2 सिद्धांत दिया था, पृथक्करण का सिद्धांत और स्वतंत्र छंटाई का सिद्धांत दोस्तों। तो पहला क्या है इनका? पृथक्करण का सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत दोस्तों इनका है स्वतंत्र छंटाई का सिद्धांत। तो दोस्तों पृथक्करण से नाम से ही अलग है, अलग अलग होना, या इनके अनुसार माता पिता का गुण बच्चों में पूरा नहीं आता, कुछ अंतर रहता है। ठीक दोस्तों, माता पिता का जो गुण होता है वह बच्चों में कुछ भिन्न आता है। गुण जो होता है, गुण कुछ भिन्न आता है। भिन्न इसमें संतान में। ठीक दोस्तों, तो कुछ न कुछ भिड़ माता पिता का शेष गुण मतलब पूरा गुण बच्चों में नहीं आता, कुछ भिन्न आता है। स्वतंत्र छंटाई का नियम सिद्धांत इसके अनुसार क्या कहता है कि आनुवंशिकता का प्रत्येक गुण दूसरे गुण को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों। इस पर मटर पर इन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जैसे मटर के फूल का जो रंग होता है उसका गुण उसके शाखाओं पर, उसके फलियों पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। जैसे दोस्तों इन्होंने कहा जैसे यह फूल है, इसका जो गुण होता है यह मटर के, यह जो शाखाएं निकली रहती हैं दोस्तों,
और यह जो फली होता है, यह जो फली होता है दोस्तों, तो इसके प्रत्येक गुण जो होते हैं वह एक दूसरे गुण को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे अगर यह फूल का गुण, आनुवंशिकता का गुण फूल के अंदर आया है तो इसके मटर की शाखाओं को प्रभावित नहीं करेगा और उसकी फलियों को प्रभावित नहीं करेगा। यह था दोस्तों आनुवंशिकता के प्रमुख सिद्धांत। आइए अब देख लेते हैं आनुवंशिकता तथा वातावरण का बालक के प्रभाव। तो बहुत से मनोवैज्ञानिक है दोस्तों या वैज्ञानिक है जो कहते हैं कि बालक के व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, कुछ उसे प्रधान मानते हैं और कुछ कहते हैं नहीं, बालक के व्यक्तित्व पर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो जो दोस्तों यह निर्भर करता है उस स्थिति या सिचुएशन पर कि कौन किस पर ज्यादा प्रभाव डालता है। तो दोस्तों जैसे अगर एक कोई डॉक्टर है, जब डॉक्टर का लड़का पढ़ लिख कर उसके घर में डॉक्टर ही बन जाता है तो वहां पर वह आनुवंशिकता का सिद्धांत लागू होता है कि डॉक्टर का आनुवंशिक गुण बालक में आया, इसी प्रकार वो डॉक्टर बन गया। लेकिन जब वही डॉक्टर का पुत्र किसी चोर के साथ असंगत या चोर के घर पे रहने लगता है और वह चोर बन जाता है तो वहां मानने लगता है कि वहां पर वातावरण प्रभाव पड़ता है कि डॉक्टर का लड़का भले ही था लेकिन चोर के साथ रहते वह चोर बन गया। तो यह आनुवंशिक और जो वातावरण होता है दोस्तों, यह स्थिति परिस्थिति सिचुएशन के अनुसार अपना प्रभाव डालते हैं दोस्तों। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में बात करते हैं। आनुवंशिकता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आनुवंशिकता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों यह चैप्टर या टॉपिक जो है या आज का सेशन जो है दोस्तों, यह सी टेट, यूपी टेट, आर टेट, एमपी टेट इत्यादि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए रामबाण यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आइए देखते हैं कि आनुवंशिकता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं दोस्तों। इस पर वैज्ञानिकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने बालक के व्यक्तित्व पर आनुवंशिक तथा वातावरण का प्रयोग किया और उन्होंने इसको अध्ययन के लिए दो भागों में बांटा। क्या? जुड़वा बच्चे और पहला दोस्तों जुड़वा बच्चे, दूसरा पोष्य बच्चे। क्या दोस्तों? पोष्य बच्चे। तो दोस्तों उसमें जुड़वा बच्चों में भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के जुड़वा बच्चे होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है एकांकी जुड़वा बच्चे, एकांकी जुड़वा बच्चे, और दूसरा जो होता है भातृय जुड़वा बच्चे। आइए देखते लेते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एकांकी जुड़वा बच्चे, भातृ जुड़वा बच्चे। आइए देख लेते हैं कि एकांकी जुड़वा बच्चे किसे कहते हैं। तो जिस बालक का जन्म या जिस शिशु के जन्म माता के एक गर्भित अंडाणु से, माता के एक गर्भित अंडाणु जो पिता के शुक्राणु से गर्भित होता है और क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय किसी कारणवश वह गर्भित अंडाणु दो स्वतंत्र भागों में विभक्त हो जाता है और वह उससे दो बच्चे पैदा होते हैं। वह आनुवंशिकता रूप से समरूप होते हैं, एक जैसे होते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आया? मुझे उम्मीद समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे यह माता का एक क्या है, एक अंडाणु है।
ठीक, यह माता का एक अंडाणु है और यह पिता का एक शुक्राणु है। जब दोस्तों यह एक ही अंडाणु से गर्भित होता है, क्या होता है, गर्भित होता है यह जब माता का एक ही अंडाणु एक ही समय में पिता के शुक्राणु से गर्भित होता है तथा सेल डिवीजन के समय, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के समय यह दो भागों में विभक्त हो जाता है, दो भागों में विभक्त हो जाएगा। तो जब दो भागों में विभक्त हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो बच्चे या बच्चियां होंगे या तो दोनों लड़के होंगे, ठीक है दोस्तों, या तो दोनों लड़के होंगे, दोनों लड़के, और या दोनों लड़कियां होंगी, दोनों लड़कियां, ठीक है दोस्तों। और यह समरूपता से आनुवंशिक गुण से समान रूप वाले होते हैं, एक जैसे दिखने वाले होते हैं, ठीक है दोस्तों। और क्यों एक जैसे दिखने वाले होते हैं आनुवंशिक रूप से, क्योंकि यहाँ एक ही अंडाणु से गर्भित हुआ है। सेल डिवीजन या कोशिकीय विभाजन के समय किसी भी तरह से यह दो स्वतंत्र भागों में टूट जाता है, दो गर्भित अंडाणु में टूट जाता है, तो उससे जो बच्चों का जन्म होता है या तो वह दोनों लड़के होंगे या तो दोनों लड़कियां होंगी, और यह जब दोनों होंगी तो वह आनुवंशिक रूप से समान या समरूप होंगी। दोस्तों यह था एकांक जुड़वा बच्चे। आइए देखते हैं भ्रांति जुड़वा बच्चे किसे कहते हैं। लिखना हो दोस्तों लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो भ्रांति जुड़वा बच्चे दोस्तों इसका जस्ट विपरीत है कि इसमें माता के जो होता है दो अंडाणु होते हैं, क्या, माता के दो अंडाणु, यह माता के दो अंडाणु हो गए और यह पिता के दो शुक्राणु हो गए। ठीक है दोस्तों, जब माता के दो अलग अलग अंडाणु पिता के दो अलग अलग शुक्राणुओं से गर्भित होते हैं, तत्पश्चात इनसे जो बच्चा उत्पन्न होता है वह दो बच्चे होंगे, वह लिंग रूप से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, या तो दोनों लड़के हो सकते हैं, या तो दोनों लड़कियां, या तो एक लड़का हो सकता है या तो एक लड़की हो सकती है, या तो एक लड़की हो सकती है या तो एक लड़का हो सकता है, तथा ये आनुवंशिक रूप से भिन्न रहते हैं दोस्तों, आनुवंशिक गुण या भिन्न रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह था भातृ जुड़वा बच्चों का सिस्टम, और उसके पहले जो बताया था दोस्तों वह था एकांकी जुड़वा बच्चों का सिस्टम। और कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक बिंदु है दोस्तों कि बालक जो होता है, बालक का विकास एक जोड़े कोष से शुरू होता है, क्या, दूसरा जो बिंदु है बालक का जो विकास होता है एक जोड़े कोष से होता है, वह एक जोड़ा, जैसे यह माता का हो गया और यह पिता का हो गया, तो जब बालक का होगा या तो इसका x आएगा, एक माता के x रहेगा, एक पिता के x होगा, तो x हो जाएगा, यह पुत्री हो जाएगी दोस्तों। और जब इसका x और पिता के y से हो जाता है तो यहाँ पुत्र प्राप्त होगा दोस्तों, XY गुणसूत्र होगा। तो जो बालक का जो विकास होता है शुरू से वह एक जोड़े कोष से होता है, तत्पश्चात इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है, 64 होता है, इसी अनुसार आगे बढ़ता जाता है दोस्तों। तब जब बालक का जो जन्म होता है तो उसमें 23 गुणसूत्र माता से, 23 गुणसूत्र पिता से आते हैं। आइए दोस्तों इसको और अच्छी तरह समझते हैं।
कि बालक और बालिका में कैसे मुख्य बिंदु दूसरा जो है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जब बालक का जन्म होता है तत्पश्चात माता में, ये मान लीजिए माता है और यह पिता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो 23 जोड़े गुणसूत्र इनमें पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं पिता में, और 23 जोड़े गुणसूत्र माता में भी पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो पिता का गुणसूत्र होता है यह X और Y होता है, और जो माता का गुणसूत्र होता है यह X और X ही होता है। तो इनके द्वारा जो संतानें उत्पन्न होंगी वह 23 जोड़े, मतलब जो तो 23 गुणसूत्र माता से लेंगी, 23 गुणसूत्र पिता से लेंगी, अर्थात जो बच्चा जन्म लेगा वह 46 गुणसूत्र के साथ जन्म लेता है, ठीक है दोस्तों, 46 गुणसूत्र के साथ जन्म लेता है, ठीक दोस्तों। अब यहाँ होता है कैसे कि कैसे बालिका होगी और कैसे बालक होंगे दोस्तों, इसके लिए यहाँ समझते हैं। ये फीमेल का गुणसूत्र है, फीमेल का क्या क्या होता है, X होता है, और यहाँ मेल का क्या होता है, X एंड Y होता है। जब माता के X और पिता के X से क्रॉस होगा दोस्तों, यहाँ X क्रॉस होगा, अर्थात तब पुत्री होगी। जब माता के X और पिता के Y से क्रॉस होगा तो यहाँ दोस्तों X और Y गुणसूत्र प्राप्त होंगे, यहाँ अर्थात पुत्र प्राप्त होगा। तो दोस्तों परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि लिंग का निर्धारण होता है कैसे, माता के द्वारा, पिता के द्वारा, माता या पिता दोनों द्वारा। तो दोस्तों यहाँ सिद्ध हो चुका है चित्र के माध्यम से कि जो लिंग का निर्धारण होता है वह पिता में स्थित XY गुणसूत्र के द्वारा निर्धारण होता है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा पिता के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है दोस्तों। यह हो गया दो महत्व। इसमें कुछ एक बिंदु और महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको क्या है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या लिख लिए होंगे, या लेना हो ले लीजिए दोस्तों। जो ये गुणसूत्र होता है दोस्तों, इसमें जो होता है दोस्तों XY जो होता है, Y जो होता है वह छोटा होता है, क्या Y छोटा होता है किससे, X से छोटा होता है, X से छोटा होता है, तथा इसमें क्रोमोजोम की संख्या कम पाई जाती है, क्रोमोजोम की संख्या कम पाई जाती है, किसमें, Y में कम पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये जो क्रोमोसोम्स होता है यह हमेशा जोड़ों में होता है, हमेशा जोड़ों में होता है क्रोमोसोम दोस्तों। और क्रोमोसोम के अंदर, किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर जीन पाया जाता है दोस्तों, क्या जीन पाया जाता है, और यह भी हमेशा जोड़ों में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, जोड़ों में पाया जाता है।